अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस, जो कि फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट प्रोसेस है रिस्पायरेशन का। तो हम पहले का जाफ नेम लेते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया है। तो याद रखें, ये जो नाम है ये कम्बिनेशन है टू वर्ड का। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज या शुगर, और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है और लास्ट में हमारे साथ 2 पायरुविक एसिड और 2 पायरुवेट जो है वो बन जाते हैं। तो इसलिए इसको ये नाम दिया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये जितने भी लिविंग सेल होते हैं इन सब में होता है, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी गिविंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, और हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए हर सेल में होता है। और सेल में भी ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन साइटोप्लाज्म में भी साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म में भी ये कहाँ पर होता है, साइटोसोल में। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें कि ग्लाइकोलाइसिस जो है या ग्लाइकोलाइसिस ये फ्री ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी होता है और फ्री ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी होता है। मतलब कि ये प्रोसेस जो है ये एराबिक भी है और एन एराबिक भी है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है 2 फेज में। फर्स्ट जो फेज है वो है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फेज। तो जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सा प्रिपरेटरी फेज है और क्यों उसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, और कौन सा ऑक्सीडेटिव फेज है और क्यों उसको ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। तो हम रिएक्शन या प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस का जो स्टार्ट है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से होता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये पहले से मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है और बना लेता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये एटीपी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब है कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है, इसलिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का नाम दिया है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हो जाता है, इसलिए इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है और ये बना लेते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो अनदर एटीपी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है। एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। 1,6 बाईफॉस्फेट का मतलब, बाईफॉस्फेट का मतलब कि 2 फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर, और 1,6 का मतलब कि एक कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और एक कार्बन नंबर 6 के साथ। मतलब कि ये हमारे साथ कार्बन नंबर 1 है और ये 6 है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है और दूसरा कार्बन नंबर 1 के साथ। इसको फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कहते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल में। एक को हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरे को हम कहते हैं ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। याद रखें, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल जो होंगे ये फिर 3 कार्बन कंपाउंड होंगे, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, तो इसकी इसी तरह डिवीजन हो जाती है, ये 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। यहाँ पर इसको ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है। इस फेज को हम कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक
इस फेज को हम कहते हैं प्रीपेरेटरी फेज, क्योंकि इस फेज में हमारे साथ 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ हो जाते हैं। एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ हो जाता है और एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ हो जाता है, इसलिए इसको प्रेपेरेटरी फेज का नाम दिया है। अब यहाँ पर ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। यहाँ पर मैंने 2 एरो से इसलिए शो किया है कि ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्टेबल है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है ये ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्टेबल है। लेकिन हम बुक जो है उसको फॉलो करेंगे तो बुक में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो है उसको कन्वर्ट किया है ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो यहाँ पर ये याद रखिए हमारे साथ एक ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, जब इसकी कन्वर्शन भी हो जाती है तो 2 ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो बन जाएंगे। अब यहाँ पर ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है इसके 2 मॉलिक्यूल जो है वो बन गए, मतलब कि एक जो है था वो पहले से मौजूद था और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट की भी कन्वर्जन हो गई, तो 2 मॉलिक्यूल जो है वो बन गए ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें कि इस स्टेप के बाद जितने भी स्टेप होंगे सब के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, चाहे वो NADH है, चाहे वो ATP है या अदर मॉलिक्यूल है, तो सबके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब यहाँ पर ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट में, और इस स्टेप में 2NAD जो है वो 2NADH जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। इसको 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट इसलिए कहते हैं, बाई इसलिए कहते हैं कि 2 फॉस्फेट ग्रुप है, और 1,3 इसलिए कहते हैं कि एक फॉस्फेट जो है कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है और एक कार्बन नंबर 3 के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। 1,3-बाईफॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में, यानी कि इससे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो चला जाता है कहाँ पर, ADP में, और ADP जो है वो चेंज हो जाती है ATP में, और यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो रह जाता है। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हैं। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये चेंज हो जाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट का मतलब कि यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, इसलिए इसको 2-फॉस्फोग्लाइसरेट कहते हैं। तो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में या फॉस्फोइनोल पायरोविक एसिड, और इस स्टेप में 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी रिलीज हो जाते हैं। फॉस्फोइनोल पायरोवेट जो है वो चेंज हो जाता है पायरोविक एसिड और पायरोवेट में, और इस स्टेप में भी ADP जो है वो चेंज हो जाती है ATP में। अब यहाँ पर इस स्टेप से लेकर इस स्टेप तक ये जो फेज है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमारे साथ NAD जो है वो चेंज हो जाते हैं NADH में, यानी कि यहाँ पर ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है इससे यह हाइड्रोजन एटम जो है ये रिलीज हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। और यहाँ पर ये भी याद रखें कि ये जितने भी स्टेप हमने किए इस प्रोसेस में, हर स्टेप में डिफरेंट इंजाइम यूज होते हैं, खुद ब खुद ये स्टेप नहीं हो सकते हैं, हर स्टेप में डिफरेंट इंजाइम यूज होते हैं। तो यह हमारे साथ लास्ट प्रोडक्ट है पायरोवेट और पायरोविक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पर ये याद रखें इस रिएक्शन का या इस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, वो 2NADH जो है ये हमारे साथ बन जाते हैं इस प्रोसेस में, और ये 2 ATP और ये 2 ATP यानी कि 4 ATP मॉलिक्यूल जो है ये बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखें 2 ATP मॉलिक्यूल जो है ये ऑलरेडी इस
प्रोसेस में यूज़ हुए हैं। तो 4 ATP से अगर हम 2 ATP को माइनस कर ले तो हमारे साथ नेट गेन ऑफ ATP जो है वो 2 रह जाएंगे। यानी कि इस प्रोसेस ने हमें 2 NADH मॉलिक्यूल दिए हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल दिए हैं और लास्ट प्रोडक्ट जो क्या है पायरुवेट और पायरुविक एसिड है। तो ये तक ग्लाइकोलाइसिस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।